सवाल बहुत अहम है। आपने कहा कि जो लीडर है वो घूम घाम के आते हैं। क्या उनमें क्या क्वालिटीज़ देखते हो जो अपने आप पार्टी के साथ जोड़ते हो लोग? उनमें क्या क्वालिटीज़ देखते हो अगर कोई लीडर रह चुका है इक़्तिदार में, उसकी क्या चीज़ आप देखते हो फिर अपनी पार्टी में लाते हो? अभी तो हम पार्टी बना रहे हैं, उसका इस्तवार कर रहे हैं, पूरी पार्टी स्टेट में आ रही है, हमारे पास लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सीनियर लीडर नहीं आ रहे हैं। सीनियर लीडर को मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सीनियर लीडर हमारे 90% ऐसे जो सब जगह घूम रहे हैं, तो उनका क्या फायदा। तो वो घूमने फिरने वाला काम बंद कर रहा है। वो वरना बहुत सारे आए हैं, कई एक्स मिनिस्टर भी हैं, कई एक्स MLA भी हैं, लेकिन कोई 3 दफ़ा एक पार्टी चेंज करता है, 4 दफ़ा किया है, 5 दफ़ा किया है। तो मैं नहीं सोचता कि यहाँ आएंगे कि यहाँ भी रहेंगे 6 महीने तो फिर भाग जाएं। खबर गर्दिश कर रही थी कुछ महीने पहले कि अगर आप सरकार बनाते हैं, आपकी और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला की बातचीत चल रही है, या हो सकता है कल को मतलब कोई ज़रूरत पड़े सपोर्ट लेने की, आप NC से सपोर्ट लेके इस तरह की चीज़ें पॉसिबल। 5 अगस्त के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी, जैसे मैंने पहले कहा था इंटरव्यू के चलते, जो कश्मीर घाटी से बनी, मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ से बनी, और बहुत कम पार्टी जो जम्मू से जिनने जन्म लिया, और उन कश्मीर की पार्टीज़ पर ये एलिगेशन लगा कि वो वोट कटवा काम कर रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं? मैं भी चीफ मिनिस्टर था, वो भी मिनिस्टर थे, बाकी पार्टियों के वो भी चीफ मिनिस्टर। अब उनको सबूत देना पड़ेगा, कितनी सड़कें बनाई, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने डिस्ट्रिक्ट बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने शिफ्टों में काम किया, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, कितने मजदूरों को रोजगार मिले था, वो सब बताएंगे अपना। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद पॉलिटिकल पार्टीज बनी, लेकिन कश्मीर घाटी से, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू डिवीजन से बनी और जिस पे लोगों का भरोसा था, यहाँ लोग बातचीत करना शुरू हो गए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज बनी, उन पे एलिगेशंस लगे, उन पे दावे और जो दाग लगे, उसके बाद लोगों ने क्या कुछ बयानबाजी की वो सब आपने सुना। लेकिन मेरे साथ है गुलाम नबी आज़ाद, जो कांग्रेस में थे, इस्तीफा दिया, जम्मू कश्मीर से एक पार्टी शुरू की, और उस पार्टी का क्या कुछ अब आगे जो जम्मू कश्मीर की जनता है उनके लिए क्या कुछ सोच है, क्या कुछ नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, उस सब पे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने टाइम दिया। आपने जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम किया, बहुत सारा टाइम आपने सियासत में दिया, आप सब चीज़ें बखूबी जानते हैं। दूसरी स्टेट्स और जम्मू कश्मीर में आपको क्या फ़र्क लगा? क्या आपको अगर कभी सरकार बन गई आपकी तो क्या करेंगे पहले जम्मू कश्मीर में आप? देखो, जम्मू कश्मीर बाकी स्टेटों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। 2-3 किस्म से ये मुख्तलिफ है। एक तो बहुत कॉर्नर स्टेट, हमारे पीछे कोई हमारे मुल्क की कोई स्टेट नहीं है, बॉर्डर स्टेट। दूसरा, हमारे सर पे चीन बैठा है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान बैठा, वो भी हमारे लिए एक मुसीबत है कि जब भी कोई तनाव होता है दो ममालिक के बीच में, तो सबसे ज़्यादा असर जम्मू कश्मीर के लोगों पर पड़ता। जब भी फायरिंग होती है बॉर्डर के उस पार से, वो जम्मू कश्मीर के लोगों पर फायरिंग होती है। तीसरा, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। सेंटर में बहुत जरिए, जैसे दिल्ली है तो तमिलनाडु से अगर पंजाब जाना है तो दिल्ली होके जाएंगे, बिहार से कहीं और जाना हो जम्मू कश्मीर तो दिल्ली होके आएंगे। तो बहुत सारे कारोबार उसकी तरफ से उनको फरोग मिलता है। लेकिन यहाँ जो भी आएगा वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए आएगा, क्योंकि दूसरी तरफ से चाइना है और पाकिस्तान है, कहाँ जाएंगे। तो बहुत कम लोग आते हैं। हमारी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज न होने के बराबर है। बेकारी और बेरोजगारी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में, और पढ़े लिखे बच्चे मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में किसी भी रियासत के मुकाबले में सबसे ज़्यादा लिखे पढ़े MA LLB PhD MPhil जम्मू कश्मीर में लड़के और लड़कियां हैं। लेकिन जिस हिसाब से लड़के और लड़कियां पढ़ी हुई हैं, उस तनासब से 1% भी नौकरी हमारे पास नहीं है या रोजगार के जराए नहीं है।
तो हमारे पास तीन किस्म की बेरोजगारी है। एक तो हाईली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी है स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो मेसन है, कारपेंटर है, और तीसरी है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड जो मजदूर तबका है वो लाखों की तादाद में है। तो मैं देखता हूं कि मेरे वक्त में इन तीनों चीजों के लिए हमें समाधान था, खासतौर से दो चीज के लिए तो था। एक जो अनस्किल्ड और स्किल्ड एक भी रोजगार के बगैर नहीं था, क्योंकि मैंने आते ही डबल शिफ्ट किया, शुरू काम किया था, ट्रिपल शिफ्ट शुरू किया था काम, और देहात और शहर में बराबर काम चल रहा था। पूरे स्टेट के देहातों में सड़कें बनाने का काम था, डिस्ट्रिक्ट से तहसील से गांव को जोड़ने का। तो सैकड़ों काम बैक वक्त पूरी स्टेट में चल रहे थे, पहाड़ी इलाकों में, देहातों, चाहे वो कश्मीर वैली हो, लद्दाख हो, जम्मू सूबा, और शहरों में और कुछ देहातों में स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंगें, हॉस्पिटल का काम था, जिससे अनस्किल्ड लोगों को भी, मजदूरों को भी काम मिलता था, स्किल्ड जो लोग थे उनको भी काम मिलता था। और जो पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे तो नहीं, अब 16-17 साल में तो 3 गुना 4 गुना ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, लेकिन जो थे उनमें भी एक काम मिलता था। जैसे यहाँ एक हमारी कोalition गवर्नमेंट ने ही बनाया था, जिसमें कांग्रेस के PWD मिनिस्टर थे। तो पॉलिसी हमारी थी उस वक्त कि जितने भी इंजीनियर्स हैं अनएम्प्लॉयड, उनकी उनके ग्रुप्स बनाए जाएं और कामों में उनको 25% काम उनके लिए रखे जाएं रिजर्व। तो उसका एक फायदा होता था कि वो इंजीनियर, नॉर्मली यहाँ हमारे बहुत सारे जो ठेकेदार हैं इंजीनियर तो होते नहीं है, सुपरवाइज भी नहीं कर सकते, इंजीनियर के सर पे उनको काम करना पड़ता। तो ये जो इंजीनियर्स का ग्रुप था, ये ठेकेदार भी थे, ये सर्वे भी खुद करते थे, नक्शा भी खुद बनाते थे, मॉनिटर भी खुद करते थे, और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। उसको भी खत्म कर दिया गया, और कई लोग एडहॉक थे, उनको मैंने परमानेंट कर दिया था। आज वो भी एम्प्लॉयमेंट जिनको मिली भी है इन 10-15 सालों में, 3,000 पे, 5,000 पे, लेकिन पक्का एक भी नहीं किया जा रहा, बल्कि रिट्रेंचमेंट हो रही है, उनको निकाल दिए जा रहे हैं। तो प्रायोरिटीज हमारे पास जो है इस वक्त, जो भी सरकार बने, मतलब मेरे अगर हमारी बनी तो ये प्रायोरिटी है कि एक तो स्टेटहुड तो है ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, उसके बाद असेंबली में बिल पास करना कि यहाँ के बच्चे ही सिर्फ यहाँ नौकरी कर सकते हैं, बाहर वाला कोई नहीं करे, और यहाँ के जमीनदार ही यहाँ की जमीन खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, बाहर वाला खरीद नहीं सकता। उसके साथ जो होगा, ये डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट काम फिर शुरू करना पड़ेगा, देहात में भी, शहरों में भी। कई और कॉलेज बनाने की जरूरत है, हाई स्कूल बनाने की जरूरत है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स बनाने की, लिखो हॉस्पिटल्स बनाने की जरूरत है, डिस्पेंसरियां बनाने की जरूरत है। गांव की जो देहात में हमने सड़कें शुरू की थी वहीं रही हैं, कच्ची हैं, उनको पक्का करने की जरूरत है उनको। और जो लाखों बच्चे जो है, लड़के और लड़कियां जिनको एडहॉक पे हैं, उनको परमानेंट करने की जरूरत अब मुझे बताइए कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर की जो जो लोग हैं वो ये कर कहते हैं कि हमें नौकरी और जो ज़मीन है उनके हकों को वापस दीजिए। आपने अभी कहा कि उनको वापस देने के लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में है जो यही बात करती है। उसके अलावा वो बात करते हैं बिजली फ्री की। आपकी पार्टी और उसमें क्या फ़र्क रहा? बहुत अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में जब जाते हैं आप, तो दो फरीक होते हैं, कभी तीन भी होते हैं। वकील बहस करते हैं, चाहे भी जमीन का केस हो, मर्डर का केस हो, चोरी का केस हो। बड़े से बड़ा वकील बड़ी से बड़ी फीस लेता है, लेकिन एक छोटा सा वकील होता है, वो फीस ज्यादा नहीं लेता, लेकिन उसके पास सबूत है। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत पेश करता है, वो जीत जाता है। वो बड़े पैसों वाला वकील, बड़ा ज्यादा भाषण करने वकील हार जाता है। अब हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हम सब लोग। हमारी सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल लीडरों की सुप्रीम कोर्ट होती है, लोग, वोटर।
जो भी पार्टी, मैं अब एक पार्टी का नहीं बात, सब पार्टी को मौका दिया गया है। मैं भी चीफ मिनिस्टर था, वो भी मिनिस्टर थे, बाकी पार्टियों के वो भी चीफ मिनिस्टर थे। अब उनको सबूत देना पड़ेगा, कितनी सड़कें बनाई, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने डिस्ट्रिक्ट बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने शिफ्टों में काम किया, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, कितने मजदूरों को रोजगार मिले था, वो सब बताएंगे अपना अपना। कि पूरा लड़ाई में जब जाते रहे पॉलिटिकल पार्टियां, या सिर्फ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते रहे, उनको तो सब सुप्रीम कोर्ट के सामने ही बताना पड़ेगा ना। अब सुप्रीम कोर्ट को जिससे सबूत मिलेगा, वो सबूत को वाले को वोट देंगे। एक और खबर गर्दिश कर रही थी कुछ महीने पहले कि अगर आप सरकार बनाते हैं, आपकी और डॉक्टर फरूख अब्दुल्ला की बातचीत चल रही है, या हो सकता है कल को मतलब कोई ज़रूरत पड़े सपोर्ट लेने की, आप एनसी से सपोर्ट लेने की, इस तरह की चीज़ें पॉसिबल बात नहीं, पॉसिबल है? ये तमाम चीजें अफवाहें हैं। हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, न अलायंस के बारे में बातचीत हुई है और न अकॉर्ड के बारे में। लेकिन ये तमाम चीजें राजनीति में होती रहती हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कभी होगी नहीं, कब होंगी कब होगी, लेकिन अभी तो हम पार्टी बना रहे हैं, उसका इस्तबार कर रहे हैं, पूरी पार्टी स्टेट में आ रही है, हमारे पास लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सीनियर लीडर नहीं आ रहे हैं। सीनियर लीडर को मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे सीनियर लीडर हमारे 90% ऐसे जो सब जगह घूम रहे हैं, तो उनका क्या फायदा। तो वो घूमने फिरने वाला काम बंद कर रहा है वो, वरना बहुत सारे आए हैं, कई एक्स मिनिस्टर भी हैं, कई एक्स एमएलए भी हैं, लेकिन कोई 3 दफा एक पार्टी चेंज करता है, 4 दफा किया है, 5 दफा किया है। तो मैं नहीं सोचता कि यहाँ आएंगे, कि यहाँ भी रहेंगे 6 महीने तो फिर भाग जाएं। लिहाजा मेरी पार्टी में सीनियर लीडर पर तकरीबन सीनियर वही हैं जो आजमूदा हमारे कांग्रेस में, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 90% लोग नीचे जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में और पंचायत में और जोन में होंगे, वो 90% नए होंगे, जो ये कहीं एक सवाल बहुत जो अहम कहीं है। कहीं घूम घाम के नहीं आए होंगे। एक सवाल बहुत अहम है, आपने कहा कि जो लीडर है वो घूम घाम के आते हैं। क्या उनमें क्या क्वालिटीज़ देखते हो, जो अपने आप पार्टी के साथ जोड़ते हो लोग, उनमें क्या क्वालिटीज़ देखते हो? अगर कोई लीडर रह चुका है इक़्तिदार में, उसकी क्या चीज़ आप देखते हो फिर अपनी पार्टी में लाते हो? नहीं, मैंने कहा ना कि ऊपर लेवल पर मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ किसी को भी लाने के लिए, लेकिन नीचे मैंने कहा कि हमारे जोन है जैसे क्या आपने ये ये एनालाइज़ आप जोन, हाँ मैं जोन डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, उसमें 80% जो होंगे वो नए होंगे, जो किसी पार्टी में सवाल ये नहीं है कि होंगे। आपने कुछ एनालाइज़ किया है कि जो लीडर आपके पास आते हैं, जो इक़्तिदार में रहे, उन्होंने क्या लोगों के लिए काम किया, अपने घर के लिए काम किया? वो आप एनालाइज़ नहीं, करते हैं? वो हमें मालूम भी है ना, हम भी इसी स्टेट के इसी हैं। तरह आप लीडर लाते हैं हाँ, अपने पार्टी नहीं नहीं, हम अगर जो है जिसकी साफ सुथरी छवि हो और लोग उसके साथ, मतलब वो लाए कुछ लेके आ जाए, न सिर्फ कि मैं एक्स मिनिस्टर था। एक्स मिनिस्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक्स मिनिस्टर पॉपुलर भी होते हैं, अनपॉपुलर भी होते हैं। एक्स मिनिस्टर होते हैं जो दोबारा जीतने के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं गए। कई लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी के से कभी हटे नहीं। तो मतलब मेरे कहने का पिक एंड चूज करके लाते हैं, ऐसा नहीं कि 100 आएंगे तो सबको सब लाओ। तो मतलब मैं इस जल्दी मैंने हूं कि जमा करनी है होड़, ये इस पार्टी से भी आए, उस पार्टी से आए, उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बल्कि मैं चाहूंगा कि कोई जो किसी भी पार्टी से ना हो, लेकिन लोगों के साथ जुड़ा हो और इमेज अच्छी हो, काम अच्छा करता हो और ईमानदार हो, क्योंकि ईमानदारी भी एक बहुत बड़ा जरिया है। बहुत वो लोग नहीं होने चाहिए जो इकदार के लिए और पैसे बनाने के लिए और दौलत बनाने के लिए आते हैं। अब मुझे बताइए कि आगे आगे जब इलेक्शन आएंगे, क्या आप हर जगह अपना कैंडिडेट उतारेंगे, या मतलब मुख्तसर जगहों पे कैंडिडेट उतारेंगे? नहीं, अभी तो कोशिश है हर जगह उतारने की। अब डिपेंड करता है कि इलेक्शन कब होता है, उसके हिसाब से हमें काम करना है। बाकी कई पार्टियां तो पहले पहले से काम कर रही है, मैं तो अभी 2-3 महीने से ही काम कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए कि 5 अगस्त के बाद लोग कहते हैं कि इलेक्शन करवाइए, क्योंकि इलेक्शन अब जमहूरियत का बहुत अहम हिस्सा है, इलेक्शन, चुनी हुई सरकार। अब मुझे बताइए, इतने टाइम हुआ इलेक्शन नहीं हुए, इसको किस तरह देखते हैं? अब अगर नहीं करवा रहे हैं, किसका फेलियर है? ये तो बहुत बड़ी गलती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गलती है, सरासर गलती है और नाइंसाफ़ी है जम्मू कश्मीर के लोगों से कि 5 साल से अभी असेंबली डिसॉल्व है, कोई एमएलए नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, और इससे पॉलिटिकल पार्टीज को नुकसान नहीं हुआ,
सबसे ज्यादा नुकसान इस स्टेट के लोगों का हुआ है कि लोगों के पास कोई आदमी नहीं है, उनका चुना हुआ नुमाइंदा नहीं है। आज अगर कहीं सड़कों की हालत खराब है, अगर आज कहीं बेरोजगारी है, आज कहीं बेकारी है, आज अगर अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। मैं टंगडार में था 3 दिन के लिए, कई कई सालों से 12-12 साल से डॉक्टर वहीं है, नर्सें वहीं, कई ने खुदकुशी की है, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है उनको ट्रांसफर करने के लिए। वो वैली से है, 3-4 साल के बाद तो ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन कोई कोई नहीं है वहाँ। कई जो देहाती इलाके हैं डॉक्टर नहीं है। अब 6 महीने के लिए टंगडार बंद हो जाएगा और वहाँ आधे से ज़्यादा डॉक्टर नहीं है, तो अगर कोई बीमार होगा, वहाँ डायलिसिस का कोई बंदोबस्त नहीं है, वहाँ दवाइयाँ नहीं है। तो पहले अगर एमएलए होता तो वो कहते हैं जी जब तक एमएलए होता था चाहे किसी भी पार्टी का तो ये मुमकिन नहीं था, डॉक्टर पहुंच जाते थे क्योंकि एमएलए शोर करता था, एमएलए कॉलर पकड़ता था मिनिस्टर का। आज कौन, आज मिनिस्टर नहीं है, एमएलए नहीं है। तो ये जो टंगडार की कहानी है, ये हर देहाती गांव गांव की, वो कश्मीर का हो, रजौरी पुंछ का हो, चिनाब वैली का हो, पीर पंचाल का हो, उधमपुर का हो, कठवा का हो, अनंतनाग का हो, कुपवाड़ा का हो, ये घर घर की, हर गांव की और हर देहात की कहानी है कि टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, ट्रांसफर नहीं कोई करता है, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। ये काम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का है, चुने हुए नुमाइंदे जो लेजिस्लेचर और मिनिस्टर्स होते हैं वो काम करते थे। वो काम आज अफसरों के काम है, और अफसरों का काम है सेक्रेटरीट में बैठना, न कि गांव गांव और घर घर घूमना। ये जो गांव गांव हर 3 महीने के बाद घुमाते हैं अफसरों को, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, इससे कुछ नहीं निकलता है। वही उन्हीं का नया पैसा तो कोई देते नहीं है, उन्हीं का जो पंचायत का है उसी को कहते हैं पंचायत का तुम करो। अरे वो खुद करेंगे, उसमें तुम्हारे कहने की क्या जरूरत है। मैंने एक जगह भी नहीं देखी कि ये 2 महीने से चल रहा है बैक टू विलेज, कि कहीं कमिश्नर सेक्रेटरी ने कोई एडिशनल फंड दिया हो, नहीं, उन्हीं के फंड से उनको बीच में बांटता है। तो ये खाली आई वाश है, ये धोखा है। एक और सवाल अहम है कि जो पंचायती जो राज है उसको स्ट्रांग करने के लिए बीडीसी इलेक्शन करवाए, डीडीसी इलेक्शन करवाए। कुछ नहीं, आप बेचारों के हाथ सियासत में कुछ रह नहीं। चुके हो, क्या आपका एक्सपीरियंस है जो इलेक्शन करवाए, ये क्या सही प्रैक्टिस थी या क्या? नहीं, एक तो उनको पूरे पावर्स नहीं दिए जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में उनको हॉस्पिटल्स भी ट्रांसफर कर दिए हैं, इंजीनियरिंग भी, इंजीनियरिंग में ये जो इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, पीडब्ल्यूडी, स्कूल, हॉस्पिटल, उनके डीडीसी और बीडीसी के जिम्मे क्या कर दिए, वो चलाते हैं। वैसा तो यहाँ नहीं, उनको बेचारों को तनख्वाह दी और कुछ पैसे दे जाए, और ये जब से ये बैक टू विलेज शुरू हो गया, वही अफसर ही उसको बोलते हैं ये यहाँ लगाओ, वो यहाँ लगाओ। वो पावर्स नहीं है जो हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति, या उसको डीडीसी और बीडीसी कहते, वो पावर है नहीं। एक और सवाल है कि 5 अगस्त के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, जैसे मैंने पहले ही कहा था इंटरव्यू के चलते, जो कश्मीर घाटी से बनी, मेजोरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वहां से बनी, और बहुत कम पार्टीज जो जम्मू से जिनने जन्म लिया, और उन कश्मीर की पार्टीज को ये एलिगेशन लगा कि वो वोट कटवा काम कर रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को? मैं ये नहीं कह सकता, वो सबको मालूम होगा कौन करते हैं कौन नहीं करते हैं, कौन मिलते हैं उनसे और कौन नहीं है, कौन उनसे पूछते जाता है और कौन नहीं पूछने जाता, कि उन्होंने पूछ के बनाए और कि उन्होंने नहीं पूछ के बनाए, किन के दबाव से कौन जो पार्टी ज्वाइन करता है। हमारी तो कोई दबाव से नहीं करता है, ना हम किसी को पैसे देते, ना हम किसी को सिक्योरिटी। मेरे तो आधी सिक्योरिटी मेरी ले ली थी, घर पहले ही जो श्रीनगर वाला था वो पहले हफ्ते में ले लिया था। मेरे सभी एक्स मिनिस्टर जो है मेरे साथ, उनकी सबकी सिक्योरिटी दी है। उसी से पता चलेगा किसके पास सिक्योरिटी है, किसके पास गार्ड है, किसके दी जाती है और किसको नहीं है। जिसको नहीं दी जाती है वो बीजेपी के साथ नहीं है, और जिनको ये तमाम सहूलियात है वो उनके साथ है। अब मुझे बताइए कि अपनी पार्टी का जो चीफ है अताब बुखारी साहब, वो हमेशा आप पे तंज कसते हैं, क्योंकि आप बयानबाजी करें या आप कुछ बयान देते हैं हम उन पे तंज कसते हैं। क्या कोई पर्सनली कोई लड़ाई है या कौन कुछ? करता, मैं तो कभी नहीं करता। अल्ताफ बुखारी साहब हर बयान पे आपके कोई वो ना कोई उल्टा बयान उनकी देते मर्जी है। देखो, जिसको भी मुझसे खतरा लगेगा तो वो बयान देगा, ये भी एक खतरे की निशानी है। मैं तो किसी पर से
ना मैं फारूक साहब, ना बीजेपी, ना पीडीपी, ना उनसे उनसे मैं किसी को खतरा नहीं समझता हूँ। इंसान को अपनी ताकत पे भरोसा होना चाहिए। मैं क्यों नहीं दे। अब मुझे बताइए कि एक पार्टी जम्मू कश्मीर की जो भाजपा पार्टी है वो दावा करती है कि अब की बार हम 50 से पार सीटें लेंगे। आप केंद्र में रह चुके हैं, आपने जम्मू कश्मीर की हालात को एनालाइज किया है। जब आर्टिकल 370 टूटा आपने बहुत बड़ा लेक्चर वहाँ पे दिया, स्पीच दी कश्मीर जम्मू कश्मीर को लेके। किस तरह एनालाइज करते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो इस बार 50 से ये तो पार लेंगे? जम्मू क्या आपको कश्मीर, लगता है किस तरह काम किया है? अब ये जम्मू क्योंकि कश्मीर आपने बड़े जलसे किए, अब बड़े ये बड़े जम्मू कश्मीर के वोटर डिसाइड करेंगे। मैं कैसे कह सकता हूँ कौन 50 लेगा, कौन 20 लेगा, या आपने क्या किसको। एनालाइज किया, क्या भाजपा ने ऐसा काम किया हुआ जम्मू कश्मीर में? वो जम्मू कश्मीर के लोग वोटर डिसाइड, जितना मैंने पहले कहा ना कि हम जज के पास जा रहे हैं, वहाँ सबूत देना पड़ेगा किस पार्टी ने कितना काम किया। और अब एक भी पार्टी नहीं है मेरे ख्याल में मैदान में, जम्मू की हो या कश्मीर की हो या पूरी स्टेट की हो, जो पावर में नहीं रही। या तो इकट्ठे रही या कोलिशन में रही, या नई बनी हो या पुरानी। नई बनी हो तो वो भी किसी पार्टी का हिस्सा रहे और वहाँ वो मिनिस्टर रहे। तो आपको सबको हिसाब देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। और उस सबूत के आधार पर मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारे वोटर है, वो फैसला सुनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे गुलाम नबी आज़ाद, जो कश्मीर का जम्मू कश्मीर का दावा नेता है, और क्या कुछ पार्टी को लेके उन्होंने कहा और किस तरह जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए काम करेंगे। आपका क्या कुछ कहना है, क्या सोच विचार है, ज़रूर दीजिएगा।